नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी के द ग्रेट क्लाइमेट चेंज चैलेंज चर्चा में। आज नजर एक ऐसे मुद्दे पर जो हम आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारा खाना और हमारी खेती। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं कि जलवायु परिवर्तन का असर हमारे किसान भी झेल रहे हैं। मिट्टी का धीरे धीरे खिसकना, अचानक हो रही भारी बारिश और वो भी अनुमान से ज्यादा, कहीं बारिश ना होना और कहीं सूखा पड़ना। ये हम सब जानते हैं कि हमारे ज़्यादातर किसान सिंचाई के लिए बारिश पर भी निर्भर हैं। हमारे खाने की प्लेट जलवायु परिवर्तन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। जलवायु परिवर्तन से न सिर्फ बारिश का अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है, बल्कि ऊर्जा पर हमारी निर्भरता भी बढ़ रही है, चाहे वो शहर हो या ग्रामीण इलाके। बढ़ती जनसंख्या का बोझ, बेहतर जिंदगी की चाह, ऊर्जा की खपत और मांग दोनों बढ़ा रही है। और इस वजह से हमारी बिजली के बिल, खाने पीने के सामान के बिल भी काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं। हमारी मांग ने यातायात को भी महंगा किया है, यानी हमारी मांगों का सीधा असर बढ़ती महंगाई से भी है। अचानक आ रहे मौसम में बदलाव की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बर्बाद हो जाते हैं। सड़क, बिजली के कनेक्शंस, खंभे पर बेमौसम तेज बारिश का असर दिखता है, जो सप्लाई चेन को प्रभावित करते हैं और कीमतें आसमान छूने लगती हैं। फिर हमारे उत्पादन की क्षमता पर असर तो होता ही है। 60 और 70 के दशक में शुरू हुए हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन ने कृषि क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया और देश से चावल और गेहूं निर्यात भी होने लगे। लेकिन इस क्रांति के कुछ परिणाम और भी थे। पानी और ऊर्जा की मांग बढ़ने लगी, खाद यूरिया की डिमांड भी बढ़ी। फिर उन्हीं फसल को उगाया जाने लगा जिससे कारोबारी फायदा किसानों को मिलता था, जिसकी वजह से दूरगामी असर भी हुए। ऊपरी मिट्टी की पोषकता धीरे धीरे खत्म होने लगी, जल स्तर पर असर दिखने लगा, बायोडायवर्सिटी में कमी और वातावरण में कार्बन एमिशंस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। और ये सभी जलवायु में धीरे धीरे परिवर्तन लाते रहे। ये एक चक्र यानी साइकिल सा है, लेकिन इसके समाधान भी हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी टिकाऊ तरीके से की जा रही खेती। तो कैसे की जा सकती है ये टिकाऊ खेती जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की चुनौतियां क्या हैं? क्यों यह हमारे भविष्य के लिए ज़रूरी है? यही है आज चर्चा का मुद्दा। हमारे साथ एक बेहद खास पैनल, डॉक्टर जीवी रामू जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, और साथ ही अभिषेक जैन, फेलो एंड डायरेक्टर पावरिंग लाइवलीहुड्स CEEW, और अपर्णा राजगोपाल जो बीजोम फार्म्स चलाती हैं। और एक बेहद खास यंग ऑडियंस जो तमाम सवाल लेकर हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। तो हमारे पैनलिस्ट और हमारे ऑडियंस, आप सभी का स्वागत है इस खास चर्चा में। अगर मैं आपसे शुरू करूँ अभिषेक, टिकाऊ खेती या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है? जो आम दर्शक हमें सुन रहा है उसका आप क्या समझाएंगे? तो देखिए, जो अभी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हरित क्रांति के बाद से जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल इनपुट्स पे, बाहरी इनपुट्स पे निर्भर हो गया है। हमें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट हो गया है, सिंचाई। हमें बाहर से बीज आता है, कंपनियां बीज बनाती हैं जो किसान तक पहुंचता है। अब लोकल बीज जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। हमें उर्वरक खाद पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं हम, और इसी तरह से कीटनाशक पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। तो इस सब की वजह से एक तो है कि बाहर पे निर्भरता ज़्यादा है, और दूसरा है कि उनकी वजह से जो हमारा पर्यावरण नष्ट हो रहा है, तो वो निर्भरता धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। पहले आज से 40 साल 50 साल पहले जब हरित क्रांति शुरू हुई थी, तो जितना हम फर्टिलाइज़र डालते थे, जितनी खाद डालते थे, अगर 1 टन की आउटपुट लेने के लिए, आज की टाइम में उससे 5 से 6 गुना ज़्यादा फर्टिलाइजर डालना पड़ रहा है सेम आउटपुट लेने के लिए। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो नेचुरल सिस्टम था, जो हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति थी, वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। इसको बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं बदलेंगे तो अब और ये इनपुट्स जो आते जा रहे हैं या काम करना ही बंद कर देंगे। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या कहता है कि आप किस तरह से एनवायरनमेंट, नेचर के साथ दोबारा से काम करते हुए कैसे ज़मीन की शक्ति को दोबारा संचालित करें, कैसे नेचर को, बायोडाइवर्सिटी को यूज़ करके दोबारा से आप इस तरह से कृषि करना शुरू करें कि वो आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई सालों के लिए आपको कांस्टेंट आउटपुट दे सके। साथ ही साथ जो अब क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी बाढ़ ज़्यादा आ रही है, सूखा ज़्यादा पड़ रहा है, उसको भी कैसे हम संभाल सके, सुरक्षित रख सके। बिल्कुल डॉक्टर रामू, तो सीधा सवाल ये, हमने समझ लिया कि टिकाऊ खेती क्या होती है, लेकिन भारत के लिए ये क्यों ज़रूरी है?
आज के दिन अगर हम देखा तो पूरा भारत पे फर्टिलाइजर यूज इतना ज्यादा हो रही है, उसका सब्सिडी 3 लाख करोड़ रुपया तक है। और 3 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी देके जो फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल कर रही है, उसका यूज इम्पैक्ट देखा तो फैक्टर प्रोडक्टिविटी तो सिर्फ 15% 20% है। मतलब बाकी सब 80% पानी में या हवा में जाती है और क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट कर रही है। और पानी आप पी नहीं सकते, तो इसलिए आपको आरओ लगाना पड़ेगा गाँव में भी। इससे अगर हम बदलाव बदलना चाहे तो फर्टिलाइजर यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम करना, और पानी का इस्तेमाल कम करना, और पेस्टिसाइड यूज कम करना। आज के दिन अगर हम फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं तो हर एक बैग के ऊपर 2,800 रुपीज सब्सिडी है। तो किसान जो 200 रुपया में खरीदते हैं, गवर्नमेंट उसमें 2,800 रुपीज तक सब्सिडी देते हैं। अगर किसान टिकाऊ खेती करते हैं, अपने आप खाद बनाना जी। और अपने आप पेस्टिसाइड बनाना, वो सब करना पड़ेगा। तो केमिकल फर्टिलाइजर के साथ साथ जितना सपोर्ट गवर्नमेंट से मिलती है, उतना सपोर्ट अगर किसान को टिकाऊ खेती की तरफ जाने के लिए भी अगर दिया तो बहुत किसान आसान से शिफ्ट हो सकता है। ऐसे ही पानी का प्रॉब्लम भी है, बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रही है और पावर सब्सिडी ज्यादा हो रही है, वो भी कम हो सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त अगर भारत के किसान इस खेती को अपनाए तो हम बहुत कुछ रोक सकते हैं, नुकसान को इस वक्त हम रोक सकते हैं। अपर्णा, वो एक तरह से आप चेहरा हैं जिन्होंने इस खेती को अपनाया है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे देश के किसान इस खेती की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं? एक्चुअली हमारे किसान अभी बहुत तैयार हैं, क्योंकि इसके आगे हम जा नहीं सकते हैं। केमिकल खेती में हमने अपना वातावरण को पूरा बर्बाद कर दिया है और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। हमें पीछे ही जाना होगा, मतलब हमारे पुरखों के या ट्रेडिशनल खेती में वापस जाना होगा। लेकिन इसमें जाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे, जैसे कि एक किसान के पूरे ज़मीन को इसमें ना डालें और परसेंटेज डालें, उनको अच्छे सब्सिडीज़ और हेल्प मिले इसमें इनपुट्स के लिए, जो इसकी इनपुट्स की ज़रूरत है। फिर धीरे धीरे उनको ट्रेनिंग और सपोर्ट मिले, ताकि जैसे आई थिंक आप बता रहे थे कि हर जोन में जो फार्मर्स इसमें केपेबल हैं, या पंचायत और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलके उनको सपोर्ट किया जाए। आप जो कह रही हैं, आप एक जागरूक किसान हैं, लेकिन हमारे देश में जो अंदरूनी इलाकों में किसान हैं, उन तक वो नॉलेज क्या वाकई अभी पहुंच पा रही है? वो एक बड़ी चुनौती नहीं है कि अपर्णा तो एक मैस्कॉट हैं, वो अपने तरीके से कर रही हैं और खुद शायद रिसर्च भी करती होंगी, वो कदम उठाती होंगी, लेकिन हमारे बाकी किसान तो शायद ये ना कर पाए। तो दो चीज़ें हैं। एक तो किसान, चाहे वो जितने भी अंदरूनी तबके से आता हो, उनको पता है कि कीटनाशक और इनका हमारे अपनी सेहत के ऊपर कितना बुरा असर है। तो बहुत सारे किसान बाजार के लिए एक चीज़ उगाते हैं, अपने घर के खाने के लिए दूसरी चीज़ उगाते हैं। तो किसान जागरूक है, पर उसको अभी उतनी सपोर्ट नहीं मिल पा रही कि वो कैसे बाजार के लिए जो उगाना है उसको भी उसी तरह से उगाए जैसे वो घर के लिए उगा रहा है। तो उस तरह की जो नई पद्धतियां हैं, मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज को इस्तेमाल करके नई पद्धतियां जो आई हैं, उनको किसानों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो किसान को पता है कि ये क्यों करना है, बट उसको हैंड होल्ड करना और सिखाना, उसमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है। जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल है कि कैसे किसानों को सिखाया जाए, जो आपके एग्री एक्सटेंशन वर्कर्स होते हैं उनके साथ कैसे काम करें, चैंपियन फार्मर्स को सपोर्ट करें कि वो दूसरे किसानों को सिखाएं, जागरूक करें। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर रामू, उत्पादन और टिकाऊ खेती का बैलेंस कैसे मेंटेन हो, ये पूरी जिम्मेदारी आकर टिकती है सरकार पर, जो एजेंसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो इस पर अभी बहुत काम होना बाकी है। गवर्नमेंट के स्तर पर बदलाव आना बहुत जरूरी है। किसान तो बदल रही है, बट किसान जो बदल रही है उसको तो सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी मैंने जैसे बताया, लाखों करोड़ रुपया तो फर्टिलाइजर सब्सिडी में दे रही है कि ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं दे रही है, किसानों के लिए वो जो भी पैसा दे रही है वो भी एक्सटेंशन ट्रेनिंग्स के लिए दे रही है, और ट्रांसिशन के लिए कुछ पैसा नहीं दे रही है। अगर वो दिया तो सचमुच किसान बदलने वाला है। दूसरा, ये प्रॉब्लम जो है, तो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम जो है, जिसकी कारण उत्पादन के ऊपर असर पड़ेगा, इसके बारे में अर्बन एरियाज में और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट में, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में बदलाव लाना और उसको संभालना बहुत जरूरी है। वो सब सोचते हैं कि 60 इयर्स बैक या 70 इयर्स बैक जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, वही टेक्नोलॉजी से हम अभी भी उत्पादन कर सकते हैं। वैसे
सिचुएशन वैसा नहीं है, बहुत बदल गया है। जब स्वतंत्र आए थे उस समय हमारा चैलेंजेस था उत्पादन। आज के दिन उत्पादन का समस्या नहीं है। आज का चैलेंजेस है क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम, क्रॉप रिस्क फेल्यूर्स का चैलेंज है, किसानों का आमदनी के ऊपर चैलेंजेस है। इसको सपोर्ट करने के लिए पॉलिसीज में बदलाव लाने की जरूरत है। तो किसान बदलने के लिए तो तैयार है। मैं आंध्र प्रदेश से बता सकता हूँ, 10 लाख किसान आज ट्रांसमिशन में है, 5 लाख किसान पूरा ऑर्गेनिक में हुआ है। तो आप हर कह रहे हैं एक कि जो राज्य में सरकारी मदद कुछ अगर किसान किसानों बदल तक पहुंचे, इंसेंटिव्स पहुंचे, तो स्विच करना किसानों के लिए और ज्यादा आसान होगा। अपर्णा, आप ये लगातार काम कर रही हैं, कुछ छोटे अगर आप उदाहरण दे सकें जो फार्मिंग से जुड़े लोग हमें सुन रहे हैं या जो किसान हमें सुन रहे हैं, कि आपने क्या बदलाव किए, कुछ इनोवेशंस किए, कुछ तकनीक बदली जिसका असर आपको दिखा भी और कारोबार में भी फायदा हुआ? जी, हम बहुत चीज़ ट्राई कर रहे हैं काफ़ी सालों से, एंड हमें बहुत उसमें फ़ायदा मिला है। एंड सिंपल चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी मतलब बेसिकली सॉइल बिल्डिंग, ये 10 साल से हम कर रहे हैं। और जस्ट सॉइल बिल्डिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मल्टी क्रॉपिंग, बहुत हमें मदद किया है। आपने इम्प्लीमेंट किया आपके यस, फार्म्स में? एंड इनफैक्ट हमारे चारों तरफ किसान हैरान हैं कि हमने एक बूंद यूरिया के बिना कैसे हमने ये निकाला। लेकिन इसको करने के लिए और इसको आगे ले जाने के लिए, कि सेल, इसका प्रोड्यूस का सेल करने के लिए उनको उसमें मदद की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स आदत भी इतना हो चुका है कि यूरिया के बिना बहुत लोगों को मतलब व्हाट कैन आई से बिलीव नहीं करते हैं कि यूरिया के बिना भी खेती हो सकता है। अभी इतना वो गहरा घुस गया है, लेकिन होता है। एंड जब होता है, हमारे यहाँ हमारे खेत में आते हैं, वो देखते हैं और हैरान है कि बार बार पूछते हैं आपने कुछ नहीं डाला इसमें। तो हम बोलते हैं फिर ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस की वजह से ही हुआ है। पहले 2 साल में मुश्किल होगा उनको ये सीखने में भी और इम्प्लीमेंट करने में, फिर वो प्रोड्यूस कहाँ जाएगा। इनिशियल वो हिकअप्स होंगे, Yes, लेकिन जो लॉन्ग hiccups टर्म है, में परेशानी नहीं होगी Yes, किसान, या yes. आप दावा करिए किसानों को? आप देख रहे हैं द ग्रेट क्लाइमेट चेंज चैलेंज पर खास चर्चा। आज खास नजर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी टिकाऊ खेती पर। हमारे पैनलिस्ट और ऑडियंस हमारे साथ हैं, तो चलते हैं सीधे हमारी यंग ऑडियंस के पास। बहुत सारे सवाल होंगे आप लोगों के पास। जी, पहला सवाल पूछिए। तो मेरा एक सवाल है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि आपने अभी कहा कि जो टेक्निक है किसानों के पास अभी नहीं जा पहुँचे, यानी कहीं ना कहीं सरकार कम्युनिकेशन में अभी भी बहुत कमज़ोर है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि ग्राम पंचायत स्तर पे किसान सलाहकार की नियुक्ति की गई है, लेकिन उनका दूर दूर तक किसानों से कोई मतलब रिश्ता ही नहीं होता है। तो आप कह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर सरकार कोशिश अभिषेक तो कर रही है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर काम होना चाहिए, लोग नियुक्त हैं लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहे। नहीं, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो सरकार ने नियुक्त कर दिया, पर किसान जो है वो अभी भी बहुत आधारित है डीलर्स के ऊपर, जिनसे वो फर्टिलाइजर खरीदते हैं, सीड खरीदते हैं, इनपुट खरीदते हैं। तो सरकार को उन डीलर्स के साथ और जहाँ से किसान अपनी आज की जानकारी ले रहा है उनके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। आंध्रा का एग्जाम्पल अगर लें तो वहाँ पे चैंपियन फार्मर्स हैं, जो किसान खुद अच्छे से करते थे, वो अब बाकी किसानों को सिखाते हैं, तो इसलिए बाकी किसान उनके पास आते हैं। वो एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल। अगला सवाल। जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो गवर्नमेंट और पब्लिक पॉलिसी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल हम लोग क्या चेंजेस ला सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में या अपने खाने में या अपने रहन सहन में, जिससे कि क्लाइमेट चेंज को कोप अप किया जा सके? आई थिंक पहले तो अवेयरनेस की, एक तो जैसे मैंने बोला कि कैसे आपका खाना आपके प्लेट पे आ रहा है। दूसरा, अभी हम ऑब्सेस्ड हो गए हैं या ऑर्गेनिक या केमिकल, बट देयर इज समथिंग ऑल्सो जो बोलते हैं ट्रांजिशनल प्रोड्यूस, जो किसान शुरू किया है, जो अपना जर्नी शुरू किया है जैविक खेती में, वो प्रोड्यूस कहाँ जाए। हम खुद भी ऑर्गेनिक फार्मर से ये सवाल पूछते हैं, सर्टिफिकेशन है पक्का 100% ऑर्गेनिक है, तो वो सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। पहले आपके फैमिली डॉक्टर, फैमिली लॉयर जैसे आपको फैमिली फार्मर होना चाहिए, ये मेरा विचार है। आप रिलाय कर पाए, भरोसा कर पाए, उससे सामान खरीदें। बिकॉज फैमिली, एक फार्मर को अपने कम्युनिटी को बेचना है। हमारे जो वो अनाज जो उगा रहा है उसको एक कम्युनिटी चाहिए, जिससे वो जहाँ तक वो पहुंचे। आपको एक फार्मर चाहिए जिसके साथ आप बातचीत कर सकते हो, आप पता कर सकते हो आपका खाना कैसे आपके यहाँ पहुंचा, उसको क्या दिक्कतें थी, क्यों प्राइस ज्यादा है, एंड जितना वो डायरेक्ट सेलिंग करेगा उतना उसको भी प्रॉफिट होगा और आपको भी एक रिलेशनशिप होगा आपके फूड के साथ। आप लोग लगातार सवाल कर रहे हैं, एक सवाल मेरा आप लोगों से है, कौन जानता है कि क्यों 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के तौर पर इसका ऐलान किया गया था? इसका क्या फायदा हुआ? और आपको पता है 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के तौर पर
उसका अनाउंस किया गया था, क्यों? आप कोई बता सकता है, किसी के पास जवाब है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को 2023 को स्पेसिफिकली इसलिए किया गया क्योंकि भारत सरकार ने 2023 में कई सारे जो G20 का इवेंट हुआ था फॉर एग्जांपल, उसमें उन्होंने मेन्यू में, वहाँ पे फूड में, रेसिपी में कई सारे मिलेट बेस्ड फूड डाले थे ताकि उनको एंकरेज किया जा सके, दुनिया को एंकरेज किया जा सके कि वो ऐसे रेसिपीज बनाए, ऐसे खाने बनाए जिसमें मिलेट का उपयोग हो। जो मिलेट्स का कंजम्पशन है, अगर हम न्यूट्रिशन वैल्यू देखें, अदर उसकी जो बाकी चीज़ें हम खाते हैं तो न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है, तो कंजम्पशन उसकी कम है। इस वजह से भी जैसे प्रोडक्शन में कम चीज़ें लग रही है और कंजम्पशन में भी ज़्यादा नहीं खाना पड़ रहा, तो उस वजह से भी एक एनवायरनमेंट पे एक पॉजिटिव इफेक्ट है बिल्कुल, और मिलेट्स एक का। तरह से जागरूकता फैलाना भी था कि जो किसान है वो लौटे मिलेट्स के उत्पादन की तरफ, उसकी खेती की तरफ, तो फायदा हो। जो सवाल हमारे ऑडियंस ने भी किया था, आखिरी राउंड में हम पहुंच गए। आप तीनों से मेरा एक ही कॉमन सवाल है कि इस वक्त उपभोक्ता क्या करे कि किसान एनकरेज हों सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, टिकाऊ खेती के लिए? अभिषेक, आपसे शुरू करूँ। तो उपभोक्ता अगर क्लीन सस्टेनेबल खाना डिमांड करेंगे तो किसान वो उगाएंगे। किसान बहुत जल्दी मार्केट को फॉलो करता है। अगर मार्केट सिग्नल उस तक पहुंचेगा, उपभोक्ता अगर आज बाज़ार में जाके मांग करे कि हाँ हमें मैदे के बिस्किट नहीं चाहिए, हमें मिलेट के बिस्किट चाहिए, तो धीरे धीरे कंपनियां वो मिलेट के बिस्किट बनाएंगी और उनको किसानों से प्रोक्योर करना पड़ेगा मिलेट वो बिस्किट बनाने के लिए। तो डिमांड अगर हम धीरे धीरे उधर शुरू कर दें, अपनी खाने के तरीकों को अगर बदलें, उन चीज़ों को लेके आए अपने खाने में जो हमारे लिए अच्छी हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट प्लेनेट के लिए भी अच्छी हैं। किसान को एनकरेज करने के लिए इनको पहले मोर अवेयर सवाल पूछने हैं जब वो सब्जी लेने भी जाते हैं। जैसे मैं ऑलवेज बोलती हूँ, जब साग लेने जाते हैं तो आप बोलते हो बिना छेद का एक मुझे साग चाहिए। तो इसीलिए किसान फिर मजबूरी में वो केमिकल्स डाल के आपको ऐसे साग देते हैं। सो हमें भी कुछ अवेयरनेस होना चाहिए कि नेचुरल सब्जी कैसे दिखना चाहिए। तो जैसे इन्होंने बोला, जैसे हम डिमांड करेंगे वैसे हमें सामान Response भी मिलेगा। एज अ कंज्यूमर आई थिंक वी शुड लुक फॉर सीजनल वेजिटेबल्स जो सीजन में आता है। अगर समर में भी हमको कैलीफ्लावर, कैबेज चाहिए तो कंट्रोल कंडीशंस में ग्रो करना पड़ेगा। और तो विंटर सीजनल में अगर आपको वेजिटेबल्स, सीजनल वाटरमेलन चाहिए, तरबूज चाहिए, विंटर का फ्रूट तो है नहीं तरबूज। नहीं। हाँ। और वैसे ही हम बाहर से आने वाली फ्रूट्स को, दूसरा जब भी आप खरीदते हैं, ये प्रयास कर लीजिए किसान से सीधा खरीद लीजिए। कोशिश ये करें कि हम सीधे किसानों से ये प्रोड्यूस खरीदें ताकि मिडिलमैन कम हो। जी, अब वक्त इतना ही था डॉक्टर रामू, तो आज ये चर्चा यहीं रुकती है। तो आज इतना ही, लेकिन ये शो इस वादे के साथ खत्म हो रहा है कि एनडीटीवी पर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर बातचीत होती रहेगी, समाधानों पर चर्चा उम्मीद देती है। इसलिए जरूरी है कि हम और आप जलवायु पर आमने सामने बैठकर बात करते रहें। नमस्कार, और आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू ऑडियंस। आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे सवाल भी पूछे। थैंक यू।